वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हमारे साथ मेंबर ऑफ पंजाब असम्बली शमसा अली साहिबा मौजूद हैं, जिन्हें मैं खुशामदीद कहूंगी शो में। और ये कमेटी मेंबर हैं लॉ की, और उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ की भी कमेटी मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम शमसा जी, क्या हाल चाल है आपके? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पायनियर्स में शामिल होती हैं 1998 से। आप जी जो है जी बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ जुड़ी हुई हैं। इस सारी स्ट्रगल को 1998 से अब तक 2019 तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्रगल की और फिर अब गवर्नमेंट उनको मिल गई है, इस सारे सफ़र को आप कैसा देखती हैं? मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का बहुत एक जो वर्थ वाइल मैं समझती हूँ कि जो मैंने वक्त गुजारा है, जो मैं पॉलिटिक्स में आई और जिस तरह से मैंने स्ट्रगल करते देखा अपने लीडर को, और हमें भी वो हमेशा साथ लेके चलते थे और हम लोग भी उनके साथ थे उस वक़्त, जबकि लोग हम पे मजाक करते थे, हंसते थे, टांगा पार्टी कहते थे, और हर जगह जहाँ भी हम जाते थे कहते थे आप तो अच्छी भली लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, आप तो जज भी बन सकती थी, आपने क्यों ऐसी पार्टी ज्वाइन की, ये पार्टी ज्वाइन करें वो करें। तो ये एक बहुत वाकई एक बड़ा स्ट्रगल था, और मैं समझती हूँ कि मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे इस स्ट्रगल का मैं भी हिस्सा हूँ, क्योंकि यही मैं समझती हूँ कि इस मुल्क ने जहाँ इस वक्त मैं जो कुछ इस वक्त मैं हूँ वो इसी मुल्क के वजह से हूँ। मेरे बच्चे जो हैं माशाल्लाह इतना वेल क्वालिफाइड, सब पढ़े, इसी मुल्क की वजह से सब कुछ हुआ। तो हमने कभी ये हमारा ये मसला होता है कि हम अपना तो सोचते हैं, फैमिली का तो सोचते हैं, लेकिन अपने मुल्क को कंट्रीब्यूट करने का नहीं सोचते। तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, और मैं समझती हूँ कि मेरा जो सबसे वर्थ वाइल मैं समझती हूँ कंट्रीब्यूशन जो है, मैंने ख़वातीन के लिए, वैसे मेरा शुरू से पैशन भी था। जो मैंने लॉ किया उस वक्त मैं 3 बच्चों की माँ थी, और मुझे शादी शौक के बाद था। बच्चों के बाद आपने जी लॉ जी, आई हैड 3 चिल्ड्रन व्हेन आई डिड माई लॉ। मैंने कराची से लॉ किया था। तो मुझे शौक था बहुत कि ख़वातीन के हकूक़ का, राइट्स का, कि भी ये जो जिस तरह से लोग इतना वो नैरो एक किस्म का वर्जन देते हैं इस्लाम का कि ख़वातीन को ये भी नहीं अलाउड, ये भी नहीं अलाउड, तो मुझे खुद था कि मैं देखूँ और सीखूँ। तो ये वो भी बहुत बड़ा एक मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत है कि मैंने ख़वातीन के लिए काम भी किया, लीगल एड का, लीगल अवेयरनेस का, कुछ लिखा भी काफ़ी ख़वातीन के बारे में। फिर मुझे बाहर भी जाने का मौका मिला एज ए स्कॉलर, इसका फुल ब्राइट का स्कॉलर दे सेंट मी, वो भी जेंडर इन इस्लाम पे अमेरिका में जाके। तो ये भी तो मेरा पैशन था ही था। और तो ये पॉलिटिकल पार्टी में आके मैं समझती हूँ कि मैंने कभी एक सेकंड के लिए भी रिग्रेट नहीं किया कि मैंने अच्छा, ये घर वालों की तरफ से सपोर्ट थी जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सोचा? क्योंकि अच्छे भले वो आपने कहा ना सुप्रीम कोर्ट की आप लॉयर थी और हैं भी, और चीज़ों को लेकर चल रही थी, और फिर एकदम से पॉलिटिक्स और सियासत में आना। असल में जो है ना, ये आपको पता है कि वकील और जो सियासत है ना, इनका बहुत आपस में गहरा रब्ता होता है। हर वक्त आपके वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज आती रहती हैं। ज़्यादातर वकला जो है किसी न किसी पार्टी के साथ या तो मेंबर्स होती हैं या उसके साथ उनकी सिंपति होती है। तो सच तो ये आई वाज एक्सपोज टू ऑल दिस, और बहुत लोग आते थे, सीनियर ख़वातीन आती थी हमारे बार रूम्स में आके कि जी आप हमारी मेंबर बने, हमारी मीटिंग है, आप आएँ। तो उस तरह से तो और वैसे भी शुरू से ही मैं आपको बताऊँ बेटा कि जब मैं थी ना एज ए यंग पर्सन, तो फातिमा जिन्ना साहिबा खड़ी हुई थी। अयूब खान उस ज़माने का पहला डिक्टेटर था, तो उसके ख़िलाफ़ फातिमा जिन्ना खड़ी थी। शी वाज 70 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, कायद आज़म की बहन थी। तो देखिए उस औरत की हिम्मत देखें, जब एक पॉलिटिकली सेंसिटाइज खातून होती है, और उसने ना तो उसको अपने बेटे के लिए खड़ी हुई थी, ना अपने किसी भाई के लिए खड़ी हुई थी, ना अपने कोई खावंद के लिए, किसी के लिए, जस्ट फॉर दिस कंट्री। तो मैं एट दैट टाइम आई वाज ऑल फॉर फातिमा जिन्ना। हालांकि पंजाब जो है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रो सारे अयूब खान, क्योंकि बड़ी एक उसकी करिस्मेटिक सो कॉल्ड पर्सनैलिटी भी थी, सब कुछ था। तो इवन दैट इन दैट वे मुझे पॉलिटिक्स का इस तरह का अवेयरनेस था, क्योंकि फैमिली भी कुछ ऐसे थी कि वो वीमेन राइट्स के लिए बड़ा काम था हमारी फैमिली का। ये ऑल पाकिस्तान वीमेन एसोसिएशन है अफवा, उसकी फाउंडिंग मेंबर वाज माय फूफो, माय एल्डर फूफो बेगम जीनत फिदा हसन। तो बचपन से ये चीज़ें देखी भी हुई थी। तो फैमिली भी मेरी ने किसी ने, बल्कि माय फादर जिन्होंने कभी भी सच हिस्सा नहीं लिया था पॉलिटिक्स में, ही अप्रिशिएटेड इट। और उन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब वोट किया तो ही वोटेड फॉर पीटीआई। अच्छा, उसके बाद हाँ ही पास्ट हुए। तो ऐसा सच नहीं किया, लेकिन यह है कि मैं हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करती थी। क्योंकि जब मैंने लॉ भी किया ना तो मेरे बच्चे थे, और कराची जो है ना, मैं आई बिलोंग टू लाहौर, यहीं पढ़े यहीं। तो कराची जो मेरी होम सिटी तो नहीं थी, लेकिन आई यूज़ टू मैं हर चीज़ को कोशिश करती थी कि बच्चों का भी ध्यान रखना है। हस्बैंड जो है वो जॉब करते थे पीआईए में,
تو ساروں کو آئی یوز ٹو ٹرائی ٹو بیلنس، اور میرا خیال ہے خواتین میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے کہ ہر سائٹ کو بیلنس آپ سمجھتے ہیں نا؟ بالکل میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں، کیونکہ میں خود اس چیز سے گو تھرو کر رہی ہوں کہ جاب بھی ہے، گھر میں فیملی کو بھی دیکھنا ہے، بیٹے کو بھی دیکھنا ہے، اور باقی ساری چیزوں کو بھی دیکھنا ہے، تو یہ بڑی ایک قدرتی جسے کہتے ہیں نا طاقت آ جاتی ہے۔ اچھا پالیٹکس میں جب اب 2018 کے الیکشنز ہوئے اور گورنمنٹ پی ٹی آئی کی بن گئی، جو کہ بہت کم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ایون پی ٹی آئی کے اندر سے یہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اتنی زیادہ شیورٹی نہیں تھی کہ پنجاب کی حکومت بھی بن جائے گی، وفاق میں بھی حکومت مل جائے گی۔ اس کے بعد کیا ویژن ہے، کیا چیزیں لے کر کس طرح سے چل رہے ہیں؟ ویژن تو آپ کو معلوم ہے شروع سے ہی، کیونکہ جو بھی خان صاحب کا یہ ہم لوگوں کا ویژن یہی تھا کہ یہ ملک جو ہے ہم نے پرو پاکستان پالیسیز کرنی ہے، اور کرپشن جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا، اور اس چیز نے ہمارے ملک کو کوئی بھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ لیکن شمسا جی ابھی لگ رہا ہے کہ مہنگائی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا۔ ان 8 ماہ کے دوران 40 لاکھ مزید افراد وہ غربت کی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں، وہ گراف مسلسل گرتا چلا جا رہا ہے، 9.42 کی بلند ترین شرح پر مہنگائی پہنچ گئی۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جب آپ نے ایک ایسی وہ ہو، آپ نے اس طرح سے ڈیولپمنٹ کرنے ہو کہ جو آگے بھی چلتی رہے، تو اس کے لیے آپ کو بڑے مشکل ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں، کیونکہ جو ہمیں جو ملا تھا، اب بار بار شاید لوگ سمجھتے ہیں، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ جو خزانہ جو چاہے اس میں فیڈرل حکومت کو ملا یا پنجاب میں بھی اتنے زیادہ قرضہ جات تھے، ریکارڈ قرضے تھے جو ہم نے ادا کی، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھیں جب آپ جب آؤٹ آف گورنمنٹ قرضے ادا کر دیے گئے، نہیں دیکھیں نا اس کے لیے ویسے ہی پڑی ہے، آپ یقین جانیے نا، وہ اس کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے آن ٹائم، کام تو چل رہا ہے، لیکن اس طرح سے سپیڈ نظر نہیں آ رہی ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن کیا یہ آپ بتائیں کہ اورنج ٹرین جو ہے اس کی وجہ سے پاورٹی ختم ہو جائے گی؟ آپ یہ دیکھیں میری بات کہ یہ اس وقت لیکن اس کی وجہ سے قرضہ تو بڑھتا جا رہا ہے، یومیہ جرمانہ بھی دینا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ نے انٹرنیشنل معاہدہ کیا ہے۔ بالکل، بہت سے ایسے معاہدے، ایک نہیں ہے، بہت سے ہیں۔ آپ جتنے بھی ایل پی جی کے جتنے بھی معاہدے دیکھیں، سب طرف یہی مسئلے، انہوں نے اتنے بڑے کنویں کھودے ہوئے ہیں لٹرلی، جہاں پہ بندہ ڈوب سکتا ہے۔ تو آپ بات یہ کہ ابھی بھی ہمیں یہ 9 ارب ابھی دینا ہے، قرضہ جو ہم نے نہیں لیا ہوتا اس کا ہم نے سود دینا ہے ابھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جب آپ باہر ہوتے ہیں، ہمیں معلوم تھا کہ انہوں نے بہت برے حالات کیے ہوئے ہیں ملک کی خزانے کے ساتھ، لیکن جب آپ اندر آتے ہیں، آپ گھستے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ تو بالکل ہی یعنی کہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سے بھی 1000 گنے زیادہ آپ کو حالات برے نظر آتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بارے میں کچھ تجزیہ کار اور کچھ دانشور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا ہوم ورک زیرو ہے، جس کی وجہ سے 8 ماہ میں حالات سنبھلنے کے بجائے مزید خراب ہو گئے۔ ڈالر بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، 144.50۔ اس دور میں اگر ترقیاتی کام ہو رہے تھے تو ڈالر کی قیمت بھی کنٹرول تھی، مہنگائی بھی کنٹرول تھی، عوام کو سبسڈیز بھی مل رہی تھی۔ یہاں تو ساری سبسڈیز ختم کر دی۔ یہ سب ہر کوئی مان رہا ہے کہ ڈالر بہت دیر سے روپے کی قدر بہت کم ہو گئی ہوئی تھی، لیکن اس گورنمنٹ میں اس لیے انہوں نے دبا کے رکھی ہوئی تھی کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگلی دفعہ شاید ہمیں آنا ہمارے لیے آسان نہیں، ہم نہیں آ سکیں گے۔ اتنا آسان ہے؟ شمسا جی آپ بتائیے، آپ لاء سے بھی تعلق رکھتی ہیں، کیا اتنا آسان ہے روپے کی قدر کو آرٹیفیشلی سسٹین کرنا؟ نہیں، فور ایئرز نہیں، لاسٹ ایئر میں تو بہت ہی زیادہ انہوں نے دبا کے اس لیے رکھا ہوا تھا کہ مئی میں آ رہی ہے الیکشن، تو ہم اس کے بعد دیکھیں گے، ہمارا کیونکہ آنا نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے دبا کے رکھا ہوا تھا۔ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ایک اتنا آرٹیفیشل بجٹ تھا کہ جو آپ کے پاس کچھ تھا بھی نہیں، اور آپ نے لوگوں کو اتنے سہانے خواب دکھائے، اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا، ہمیں کسی نے کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ دیکھیں نا ان کا یہ میں نے کہا جب آپ اسی بجٹ پر جب ہم قومی اسمبلی کی بھی بات کرتے ہیں تو ہمارے فیڈرل فائنانس منسٹر یہ کہتے جب وہ ممبر تھے اسمبلی کے کہ 46 روپے میکسیمم پیٹرول کی قیمت ہونی چاہیے، حکومت چور ہے، ٹیکس لے رہی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کنٹینر پر چڑھ کر بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، ایون چیئرمین پاکستان تحریک انصاف یہ کہتے تھے کہ اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں، ڈالر حد سے بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ آپ کے حکمران چور ہیں۔ تو پھر اب کیا ہو رہا ہے؟ 8 ماہ گزر گئے نا، 8 ماہ ہے نا، ابھی آپ 2-3 سال کے بعد دیکھیں گے کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا۔ دیکھیں وہ جب آپ کا ایک چیز میں نے آپ کو کہا نا، جب ایک سیلاب آتا ہے یا اس طرح سے آتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی جو تباہ کاری ہیں وہ ٹائم لگتا ہے نا سمیٹتے۔ بالکل یہ ہمارا انٹینشن بھی ہے اور انشاءاللہ ہوگا بھی ایسا ہی کہ جتنا بھی کنٹرول کر سکیں، اور خاص طور پہ جو نیچے کا ہمارے جو آپ نے غربت کی بات کی، ابھی پیچھے پاورٹی ایلیویشن پروگرام جو دیا خان صاحب میں، اس میں دیکھیں کہ بہت زیادہ کوشش یہی ہے کہ جو بھی ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں ان کے لیے ہم کس طرح سے ان کو پاورٹی سے باہر لائیں۔ جس دن سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے اس میں آپ بنی ہے، اس دن سے آپ دیکھیں کہ ایک دن کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ
नहीं हुआ कि आपने देखा हो कि प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हों या उन्होंने कोई सांस लिया हो, उस वक्त से वो इतना इसमें लगे हुए हैं। इसी का उनका यही है कि लेकिन किसी एक चीज में तो बेहतरी नजर आए, कोई एक तो पॉजिटिव चीज नजर आए। अब जब मिनिस्टर साहब खुद ही कह रहे होंगे कि आवाम की चीखें निकल आएंगी, इतनी महंगाई और महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू होता जा रहा है, जब गवर्नमेंट की तरफ से ही ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी, बिजली गैस के बिल आप देख लें, दालें चावल आटा यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगा हो गया, लोग जो हैं वो बेचारे तंग आ चुके हैं। जो एक नारा लगाया गया था एजुकेशन और हेल्थ में, उसमें भी जीरो परफॉर्मेंस नजर आ रही है। मैं सिर्फ पंजाब की ही अगर बात कर लूं, तो आप पंजाब की ही बात कर लें, पूरे पाकिस्तान की बात बेशक ना करें। कौन से ऐसे नए मंसूबे हैं जो इस हुकूमत ने शुरू किए? नहीं, पंजाब का देखिए मंसूबे नहीं होते, आपको बिल्ट अप करना पड़ता है। पंजाब असेंबली में ये सवाल उठाया गया कि आपने तो कहा था कि सबके लिए तालीम यकसा होगी, तो जो हमारे मिनिस्टर फॉर स्कूल्स हैं रास मसूद साहब, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम बना रहे हैं पूरा करिकुलम, लेकिन 1.5-2 साल लगते हैं। हमने कोई यूँ नहीं करना कि काम टपू टपाऊ जो होता था वो वाला हमारा नहीं है। हमारा वो विजन या हमारी वो तरीका कार नहीं, हम चाहते हैं वो चीज़ बने शामिल जो है आगे कि जो लेके नून चले। लीग के दौरे हुकूमत के मंसूबे हैं उनको अपनी तख्तियां लगाकर अनाउंस कर दिया जाए, ऐसा भी हो रहा है। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो नून लीग के दौरे हुकूमत में शुरू हुए, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले थे, कंप्लीट करके अपनी तख्ती लगा दी गई। आप बता दें कौन सा वाला? बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। आपने ऑनलाइन करने की बात की, मुफ्त अद्वियात की जब बात होती है तो आप अपना नाम लेकर के हम यकीनी बना रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हैं, इस तरह की चीजें हमने बनाना। यंग डॉक्टर्स अभी तक एहतजाज पर हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स जिनसे एहतजाज में जाकर इजहार यकजहती किया जाता था वो भी सड़कों पर निकल आते हैं, टीचर्स सड़कों पर निकल आते हैं। बिल्कुल देखिए उनका राइट है, उनको निकलना चाहिए। और उनसे बात हुई लेडी हेल्थ वर्कर्स से, उनके साथ बात होके तो उनकी प्रोटेस्ट अच्छी बात है। मैं तो आपकी मैच्योरिटी है ना शमसा साहिबा, ये तो आपकी मैच्योरिटी है कि आप कह रहे हैं कि उनका राइट है कि वो एहतजाज पे निकले। हमारी मिनिस्टर फॉर हेल्थ कहती हैं इनको शौक है सड़कों पर बैठने का, तो बैठी रहें, हम क्या करें? देखिए मेरी बात नहीं, उसके बाद बाकायदा उनसे बातचीत करनी पड़ी क्योंकि हालात इस पर आ गए थे ना, ट्रैफिक जैम, माल रोड पर ताजिर सरापा एहतजाज हो गए कि बंद सब। उनसे कोई पॉजिटिव बात हुई होगी, उनके जो उनकी प्रोटेस्ट की थी उसको उन्होंने कुछ सॉल्व किया होगा तो वो वापस गए ना, वरना वो बैठ सकते थे। और अगर उस्ताद भी बैठते हैं, मैं समझती हूँ कि ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व होना चाहिए। तो हो गए, लेकिन 6-7 दिन गुजरने के बाद देखिए प्रॉब्लम जो है वो इतनी ज़्यादा है। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि उनको वॉइस होनी चाहिए हर एक की अपनी। हम तो उसके खिलाफ नहीं है कि कोई अपनी वॉइस अगर रेज करता है तो, और ये जमहूरियत का हुस्न है। बिल्कुल ये हर दौर में कहा गया है, हर दौर में हुआ है। मैंने बताया कि जी बिल्कुल होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि जो उस्ताद हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड हो गए, ये जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं ये हेल्थ से रिलेटेड होगी, तो इनके प्रॉब्लम्स को अगर उन्होंने किया या उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के बारे में कह दिया, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने उनके साथ बातचीत हुई ना, और उनके वो जब अगर वापस गए अल्टीमेटली करना भी पड़ता है। और वो अगर सेटिस्फाइड ना होते तो वहाँ वहीं रुके रहते ना। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मुज़ाकरात अगर पहले कर लिए जाते और इस किस्म की स्टेटमेंट से अवॉइड कर दिया जाता, ये रियलाइज करते हुए कि अब वो हुकूमत में बैठी हैं, अपोजिशन में नहीं, ये रवैया बहुत सी हुकूमती अरकान के हवाले से क्रिटिसिज्म का शिकार हो रहा है। इसी हवाले से मजीद बात भी मैं करूंगी। और ह्यूमन राइट्स की आपने बात की, खातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। असेंबली में इस हवाले से क्या बिल पेश किया जा रहा है, क्या कोई काम हो रहा है ताकि खातीन जो है वो खास तौर पर अपने आप को इस सोसाइटी में मजबूत कंसिडर कर सकें, इस पर भी बात होगी। हम एक ब्रेक की तरफ जाने, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। शमसा अली साहिबा हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। एक बार फिर से आपको वेलकम करेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे थे, विमेन एम्पावरमेंट और विमेन राइट्स की हम बात कर रहे हैं। पंजाब में तशद्दुद के वाक़यात बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं और अब बढ़ते इसलिए भी ज़्यादा लग रहे हैं कि रिपोर्ट होना शुरू हो गए। बेसिकली उनके लिए क्या काम किया जा रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा सीमल। मैं समझती हूँ मीडिया जो है बहुत से हमारे जो प्रॉब्लम जो पहले अंडर द कारपेट होते थे वो सामने लेके आया है, और उसकी वजह से मैं समझती हूँ कि मीडिया जो है वो एक बहुत ही, मैं मुबारकबाद का भी मुस्तहिक है कि बहुत सी चीज़ें बाहर आती हैं। बात ये है सीमल कि हमारे पास लॉज हैं, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन के भी हैं, लेटर बने हुए भी लॉज हैं। अब उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन जो एजेंसीज़ हैं जो लॉ इम्प्लीमेंट करने वाली, चाहे वो पुलिस हो चाहे हमारी लोअर जुडिशरी हो, सब उनको हमें सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है। और वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कि जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग ऐसी हो। सबसे बड़ा मसला है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग है उनको इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, स्पेशली जो पुलिस वगैरह वाले हैं, वो अभी तक ना वो सेंसिटाइज्ड नहीं है इसके बारे में। तो उनको हमें सेंसिटाइज करना है कि जब कोई औरत मार खा के आती है या आपको आके, अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ अस्मा अजीज का, आपने देखा किस तरह
उसने शोहर पर मुबैना तौर पर शोहर ने उस पर तशद्दुद किया। शोहर कहता है उसने खुद अपने बाल काटे, वो कहती है मुझे शोहर ने बाल काटे, मैं पुलिस स्टेशन गई, पूरा दिन उन्होंने बिठा कर रखा और पैसे मांगते रहे मेडिकल के नाम पर। तो ये तो हालात हैं हमारे, यही मैं बता रही हूँ ना जी आपको कि यही तो हालात हैं हमारी पंजाब के, जो कहते थे जी बदला है पंजाब बदलेंगे पाकिस्तान। मैं तो कह रही हूँ डबोया है पंजाब डबोएंगे पाकिस्तान वाली बात थी। मुझे आप बताएं सिमर के 2/3 ऑफ पाकिस्तान इस पंजाब है कि नहीं, पंजाब 2/3 हिस्सा। अगर पंजाब ने इतना टेक ऑफ कर लिया होता, इतना डेवलप हो गया होता, इतनी हर चीज़ सही हो गई होती, तो पाकिस्तान का 1/3 ऊपर जाना कौन सा की मुश्किल था। तो पंजाब की पुलिस हो, चाहे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, मैं कहती हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि ये जो है अपना बिल्कुल डॉक्टर जो है यास्मीन साहिबा कि हो सकता है कभी उन्होंने हार्श लैंग्वेज यूज़ की, उसको कोई भी कंडोन नहीं करता, लेकिन ये है कि इतने ज़्यादा हर जगह पे मसले और इतने हालात बुरे हैं पंजाब में इन सब चीज़ों के, जो 2/3 आपका पाकिस्तान है। ऑपोजिशन में बैठ कर चीज़ें ज़्यादा आसान नहीं लगती शम्सा जी? नहीं आसान आपने होती है। फिर हेल्थ की बात कर दी और मैं उसी मुनासबत से मिसाल देना चाहूँगी। यंग डॉक्टर्स जब एहतजाज पर जाते थे तो डॉक्टर यास्मीन राशिद उनसे इजहार यकजहती करती थी, इवन बीइंग अ डॉक्टर एंड बीइंग इन दी ऑपोजिशन जो पीटीआई थी। और लेडी हेल्थ वर्कर्स के हवाले से भी किस तरह इजहार, अब अपने ही दौर में जब वही सेम इश्यूज पर प्रोटेस्ट हो रहा है तो आपको समझ आ रही है कि इश्यूज सॉर्ट आउट करना इतना मुश्किल आसान काम नहीं है जितना गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता था। कोई भी इशू सॉर्ट आउट करना मुश्किल, सबसे मुश्किल है जो एक तो ये करप्शन वगैरह वाले को उसका इशू को सॉर्ट आउट करना, और जो आपका फाइनेंशियल क्रंच है इसको सॉर्ट आउट करना, ये सब इश्यूज बहुत मुश्किल है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन ये है कि अगर आपकी पॉलिसीज प्रो पाकिस्तान हो, आप समझे कि हमने में भी आप देखिए जी हेल्थ कार्ड इशू किए जा रहे हैं, उनका नाम चेंज करके अब इंसाफ कार्ड रखा जा रहा है, आपकी पार्टी से मंसूब नाम। जब पीटीआई क्रिटिसाइज करती थी कि नून लीग के दौरे हुकूमत में या पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में अपने नामों को मशहूर किया जाता था, अपनी पार्टी को प्रमोट किया जाता था, अब तहरीक इंसाफ भी तो उसी डगर पर चल रही है, तो फिर हम किससे पूछें? ये जो था ना इंसाफ कार्ड ये केपीके में शुरू हुए थे सबसे पहले, फिर उनको देख के पंजाब ने कुछ रहीम यार खान से पंजाब में मेरी बात सुनो ना बेटा, ये उस वक्त उनको ख्याल आया इन चीज़ों का, वो कॉपी तो बहुत करने के शौकीन होते थे ना, चाहे उसको आगे से उसके लिए कोई फंड हो ना हो, वो फौरन एक चीज़ कह देते थे क्योंकि केपीके में ये बड़ा सक्सेसफुल हुआ था। रिसेंटली पेशावर में चक्कर लगा, आप कंपेयर कीजिए जरा लाहौर को पेशावर के साथ। देखिए मेरी बात सुने, जब मेट्रो के क्या हालात हुए वहां पर, बारिश हुई पूरा पेशावर डूब गया। वो देखिए वो इंशाल्लाह जो मेट्रो है वो आप महीने 1.5 महीने में देखेंगे कि उसका क्या हालात है, क्योंकि और उसके मेट्रो का उस प्रोजेक्ट में और यहाँ वाले में पिछले दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था। हाँ तो वो कितना टाइम गुजर गया आपको पता है? अभी वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 30 महीने लगते हैं, अभी इन्होंने 19 महीने, दे आर वेरी मच इन टाइम। जिन्होंने जो इसको फंड कर रहे हैं उन्होंने ये बाकायदा कहा है। देखिए बात ये है कि वो जो उसका प्रोजेक्ट है उसका बहुत इससे डिफरेंट है, वो बहुत ज्यादा, वो तो आने वाले वक्त में जब ये कंप्लीट होगा तो नहीं बिल्कुल वो बड़ा जो ट्रेवल वगैरह करेंगे उनके लिए बड़ा फ्रेंडली होगा, वो ज्यादा बेहतर होगा। इंसाफ कार्ड वहाँ से शुरू हुआ था हमारे इधर से केपीके से, तो उनके देखा देखी इन्होंने जल्दी में इन्होंने भी रहीम यार खान से शुरू किया, लेकिन उसके पीछे क्या कोई फंड रखे कि नहीं रखे उसको सही कुछ इम्प्लीमेंट नहीं, जल्दी में सब काम कर देना होता है। तो इंसाफ कार्ड इन्होंने रखा है। अभी देखें ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है वो उसका नाम आप तब्दील करने जा रहे हैं? नहीं अभी तो कैबिनेट ने डिसाइड किया कि हम तब्दील नहीं कर रहे फिलहाल, लेकिन मैं ये समझती हूँ मैं जो अपोज किया गया आवाम की तरफ से भी। देखिए अपोज तो अगर आपने एक चीज़ को करना हो तो कई दफ़ा कैबिनेट अगर डिसाइड कर ले तो उसको अपोज करने के बावजूद भी वो काम हो जाता है। अपोज तो बड़ा कुछ आप सुनते हैं कि ये फला उसके खिलाफ ये बड़े लोग निकले, ये हुआ, तो जो काम हमने करना होता है वो तो ये अब ये इसका बेनज़ीर का मैं इसलिए कहती हूँ कि ये किसी का भी नाम नहीं होना चाहिए, मेरा जो अपना स्टांस है, क्योंकि देखिए ये आपका गवर्नमेंट का पैसा है, ये किसी पार्टी का पैसा नहीं। या तो आपने अपनी पार्टी खुद कोई लेके फंडिंग इकट्ठी करके डोनेशन लेके आपने एक चीज़ बनाई है, उसको अपनी डोनेशन पे ही चला रहे हो, वो एक और बात है। लेकिन एक गवर्नमेंट जिसको फंड कर रही है उससे काफ़ी मिसलीडिंग होता है। मुझे याद है जब ये अभी इलेक्शन हुई थी तो मेरी स्वीपर साई मुझे कहती है कि बाजी वो पीपल पार्टी वाली आ सर कहते सन सानू तुसीं वोट दिओ तो बेनज़ीर दे तुहानू असीं 10-10 हज़ार रुपया देवांगे। यू सी इट्स वेरी मिसलीडिंग फॉर द वोटर्स, क्योंकि हमारे वोटर्स जो है ना बेचारे इतने एजुकेटेड नहीं है, स्पेशली सिंध में तो आपको पता ही है कि बिल्कुल लोग बेचारों के, जो मैं देख के आई हूँ सिंध का हालात, जो स्टंटेड ग्रोथ है, एक भी बंदा मुझे फुली नरिश नहीं लगता सिंध का बंदा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए देते हैं ना
still they trust Pakistan People's Party और इसीलिए उसको देते हैं ना वोट बेटा, इसीलिए कि तो फिर आवाम का मैंडेट वहाँ भी तो तस्लीम किया जाना चाहिए। जी तो इंशाल्लाह होगा, ऐसा ऐसा बिल्कुल ज़रूर होगा। अवेयरनेस जब होगा तो ज़रूर होगा, ऐसी बात नहीं। हमें तो हम तो वही लोग हैं जिनको लोग कहते थे जी 4 लोग हैं 8 लोग हैं, तो हमने एक थर्ड पार्टी आई है, 2 पार्टियों को तोड़ के आना बेटा, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल हमारी कारकर्दगी या जो भी हार्ड वर्क है लोगों को हमने अवेयर किया ना इन चीज़ों का। उसी मुनासबत से लोगों ने एक्सपेक्टेशंस भी लगाई। बिल्कुल जिस तरह से जिस रेशो से वोट मिले, गवर्नमेंट फॉर्म अप हुई, उसी तरह से अवाम ने फिर एक्सपेक्टेशंस लगा ली कि जो सुनहरे ख्वाब हमें दिखाए गए थे अब उनकी ताबीर होगी, और इसीलिए अब वही अवाम डिसअपॉइंट होती जा रही है। और ये आप भी समझती हैं कि किस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है इवन आम अवाम के हलकों में, कैसे इस इमेज को ठीक कर पाएगी गवर्नमेंट? समझती हूँ स्पेशली जो हमारे जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो तबका है या हमारा लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए देखें ना, उनके लिए तो रोज़ की रोज़ ज़िंदगी है ना कि अब हमने ये खाना है, अब हमारे पास इतना पैसा है कि नहीं, बिजली के बिल का पैसा है, उनके लिए डे टू डे है। उनके लिए ये नहीं है कि हम ये इतना इंतज़ार करेंगे, इतना इंतज़ार नहीं करेंगे। बहुत ही ये एक इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं समझती हूँ कि बहुत ही बड़ा क्रंच है, और ख़ास तौर पे जो हमारा कमज़ोर तबका है फाइनेंशियली, उन पर तो बहुत बड़ा है। लेकिन क्यों हम बार बार आते हैं? लोग कहते हैं जी आप बार बार आते हैं, ये क्यों कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? हम जो भी होता है हम आवाम के सामने लेके आते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं। हो सकता है कि असद उमर साहब का ये जुमला कि ये चीखें निकलेंगी, शायद ये इतना प्रॉपर ना हो, लेकिन बात उन्होंने जो शेयर करते हैं आवाम के साथ, दे शुड नो कि हमारे इस वक्त क्या हालात हैं, हम क्या फेस कर रहे हैं, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमें ये आपको ये मसले आपको आने वाले हैं। हम ये नहीं करते कह दिया जो फिगर्स फर्ज कर दिए, इधर से उधर कर दिया, डॉलर को दबा के रख दिया, बड़ा आला बजट दे दिया। नहीं, बातें हैं बेटा, हमारी आवाम का कंट्रोवर्सी अपने आप में खुद पैदा हो जाती है ना। बजट जब बात की जाती है तो खजाना खाली है, आवाम को डिलीवर नहीं कर पा रहे, वहीं पर अरकान असम्बली की तनख्वाहें डबल कर दी जाती हैं, कोई चूड़ चढ़ा भी नहीं होती और बिल पास हो जाता है। वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया, वो एक अलग बात, लेकिन बिल तो पास हो गया ना। अभी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब उस दिन बरमला कहकर गए कि तनख्वाहें बढ़ चुकी हैं, ये बिल अमेंडमेंट के लिए आएगा तो रिवाइज होगा, अदरवाइज हमें बड़ी हुई तनख्वाह मिलेगी। प्रोसेस जो है वो तो यही है ना कि अब वो बिल आएगा, लेकिन आप देखें ना बिल पास हो गया, जब बजट खाली, खजाना खाली, पहले कभी आप डबल कर सकते थे कि आपका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो खुद कहेगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी नौबत क्यों आई जब कहा जा रहा था कि हमने सियासत ज्वाइन की इबादत के लिए, अवाम की खिदमत के लिए, और एकदम से ऐसे हालात में जब एक गरीब आदमी के घर में खाना नहीं पकता, अरकान असम्बली अपनी तनख्वाहें डबल कर रही है, इज इट जस्टिफाइड? आप मुझे सिर्फ ये बताइए। नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ, नहीं मैं आपको ये बताने की कोशिश करी, अगर हुआ तो आप देखें कि जो हाईएस्ट आपका फोरम है, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर स्टैंड लिया, अब होगा तो वो एक नेचुरल एक लेजिस्लेशन है, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है उसके मुताबिक वो आएगा वापस बिल जो भी होगा। लेकिन आप देखें कभी पहले ऐसा हुआ? हाँ, ये अच्छी बात है कि कभी ऐसा पहले देखा नहीं गया। फिर जो मिनिस्टर बहुत ज्यादा अपनी सीट से बढ़कर बात कर रहे थे उनको भी हटा दिया गया, तो दैट वाज अनदर पॉजिटिव जेस्चर कि अगर आप अपनी ग्राउंड को भूलोगे तो फिर आसमान भी आपको नहीं छुएगा। ये एक मिसाल जो है वो अच्छी थी। बहरहाल उम्मीदें हैं हमें हुकूमत से, अल्लाह करे जी ये डिलीवर कर सके, वो ख्वाब जो दिखाए थे उनमें से चंद पूरे हो जाएं तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने अगर इस उम्र तक कभी खान साहब के साथ हम हैं, और सिर्फ इसीलिए कि इस मुल्क को जो इसने हमारे लिए कि हम इसको दे सके, इस मुल्क को, और इस मुल्क के लिए बेहतर कर सके, गुर्बत खत्म कर दें, पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और इसी के साथ ब्रेक की तरफ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।